हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला। तो बच्चों, जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था उसकी सक्सेस जर्नी में हम यहाँ पे आज केतन जी के साथ जुड़े हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 11 आया है इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 एग्जाम में। तो काफी इनका अच्छा रिजल्ट आया है। तो आज हम डायरेक्टली अब उनकी जुबानी सुनते हैं कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का उनका कैसा एक्सपीरियंस था और तैयारी के जर्नी के उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या लर्निंग थी जो आप भी सीख सकते हो। तो चलिए अब बिना समय वेस्ट किए केतन जी के पास चलते हैं। केतन जी, आपका रैंक 11 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के पार्ट थे, तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फिजिक्स वाला का? सर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी फिजिक्स वाला के थ्रू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। बिकॉज जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं हम उतना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं एंड अलग अलग डायमेंशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आइडिया लगता है। तो मेरा सबसे पहला मॉक इंटरव्यू इस बार फिजिक्स वाला का ही था। एंड देन मुझे जो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस के आइडिया मिले थे फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स एंड देन जो सजेशंस मिले थे उससे इम्प्रूव करने के लिए, दैट वाज रियली फ्रूटफुल इन माय प्रिपरेशन। ओके। और मैं ये भी एक आपसे जानना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, क्या उसका माहौल और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का रियल इंटरव्यू था, क्या उस माहौल में कुछ समानताएं, कुछ सिमिलरिटीज आपको मिली? जी सर, मुझे बहुत हद तक सिमिलर लगा बिकॉज़ द वे ऑफ द जिस वे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो वो मोर और लेस सिमिलर ही थे। बट एक जो असली एग्ज़ाम में हम लोग के मतलब एग्ज़ाम टेम्परामेंट होता है, लाइक वहाँ पे जब बिठाया जाता है हमें अलग से, तो उस टाइम हाथ-पैर शिवर करने लगते हैं एंड देन उस तरह का जो सिनेरियो होता है, वो थोड़ा-सा क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉक इंटरव्यूज़ लाइक स्टार्टिंग में था तो कैजुअल वे में देना कर दिए थे। तो इस तरह से लेकिन वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होते-होते आइडिया लग गया था कि कैसे अपने आप पे कंट्रोल रखना है एंड बेटर करना है। तो बाकी सिनेरियो वगैरह सिमिलर था सर, 4 पैनल उधर भी थे एंड 4 का इधर भी था, तो एक-एक करके क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड सब डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ से आपसे पूछा गया और वहां पे भी आपसे रिपीट किया गया? रिगार्डिंग सर्विस प्रेफरेंस सर, वहाँ पे भी सर्विस प्रेफरेंस के बारे में मेरे से डिस्कशन किया गया था और मुझे याद है कि फिजिक्स वाला में भी मुझे सर्विस प्रेफरेंस के बारे में बोला गया था एंड देन ये पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था कि आप एनएचआई से आगे क्या चाहते हैं, मतलब एनएचआई से क्यों स्विच करना चाहते हैं। जी जी जी, मुझे ये अच्छे से याद है, ये आपसे पूछा गया था। जी राइट। सर। और काफी डोमेन से यहाँ पे भी आपको वर्सेटैलिटी ऑफ क्वेश्चंस लिखी होगी और वो भी आपने देखा होगा, आप अपने फ्रेंड से भी आपने डिस्कशन किया होगा, तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। जी सर। जी सर। चलिए, अब आपकी तैयारी पे बात चलते हैं। तो आप अपना प्री मेंस और इंटरव्यू में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? लगभग कितने मार्क्स पे आप अपना सिलेक्शन देख रहे थे? आपका सर एक्सपेक्टेशन क्या है? जब मैं प्री के टाइम प्रिपरेशन कर रहा था तो लाइक लास्ट ईयर सर मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। मेरा लास्ट ईयर 756 स्कोर था एंड कट ऑफ वाज 783 फॉर जनरल कैटेगरी और मेरे साथ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का डेट का इशू हुआ था। तो मेरा जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था उसका डेट ऑफ इशू लेटर में था, इस वजह से मेरा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेचर कन्वर्ट हो गया था जनरल कैटेगरी में, तो मेरा लास्ट ईयर हो नहीं पाया था। बट फ्रॉम दैट स्कोर आई गॉट एनएचएआई। तो मैं मार्च के आसपास एनएचएआई ऑफर आ गया था एंड देन अप्रैल में ज्वाइन किया था। बट जब प्री का टाइम था तो उस टाइम मैं एचपीसीएल में मैं वर्किंग था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था, तो इस वजह से मैं प्री अपने फुल एफर्ट के साथ नहीं दे पाया था इस बार। तो मुझे थोड़ा लूपहोल्स लग रहे थे कि मैं प्री में और भी अच्छा कर सकता था। बट प्री में मैं 205 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा था स्कोर्स एंड देन फिर मेंस था, तो मेंस के टाइम मैं अपने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन अच्छे से किया। तो मेंस पे मैं अराउंड 380 टू 400 एक्सपेक्ट कर रहा था स्कोर कितना आ सकता है एंड देन उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू पे भी 15 टू 20 डेज अच्छे से दिए थे और अच्छे से प्रिपरेशन की थी, हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया था। तो मैं इंटरव्यू में भी मेरा जैसा एक पर्सनल एक्सपीरियंस पता चलता है कि कैसा गया है पैनल को देख करके। तो लास्ट ईयर में जो 126 मिले थे एंड इस टाइम मेरा उससे बेटर ही गया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 130। यस यस यस। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कई बच्चे ये एक्सपीरियंस करते हैं कि सर जीएस बड़ा मुश्किल लग रहा है, जनरल स्टडीज बड़ा मुश्किल लग रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में। जी सर। मेरे हिसाब से इतना टफ है नहीं, बट लोगों ने ओवरबर्डन ज्यादा, साइकोलॉजिकल बर्डन ज्यादा ले लिया है। ठीक है, तो एक जीएस के पेपर में और मतलब प्री में लगभग स्टूडेंट को कितना मार्क्स लाने चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल पोजीशन में रह जाए? अब उस मार्क्स को अगर हम ब्रेक करते हैं, प्री ऑब्जेक्टिव जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव है और जीएस ऑब्जेक्टिव है, तो क्या एक स्कोर रहना चाहिए सो दैट स्टूडेंट फील सेफ?
सब पहली बात तो कि एक माइंड में परसेप्शन होता है कि जीएस एकदम टफ होता है, तो मैं 100% एग्री नहीं करता हूँ इससे, बिकॉज जीएस में भी डिविजन्स हैं। तो मैं हमेशा उन सब्जेक्ट्स को टारगेट पहले करता हूँ जिसमें ऐसा होता है कि जिसका सिलेबस थोड़ा बहुत डिफाइंड रहता है। जैसे एप्टीट्यूड मैथ्स के सिलेबस ऑलमोस्ट डिफाइंड रहते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा स्टैंडर्ड्स क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट और या इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट में फोकस करता हूँ जिनका सिलेबस फिक्स होता है, जिसमें अनसर्टेन रहता है, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह या आईसीटी के कुछ पोर्शंस होते हैं जो अनसर्टेन रहते हैं। तो मैं इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो पहले देखता हूँ कि लाइक मैं जितना टाइम दे रहा हूँ उस हिसाब से मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, इस तरह से मैं कंपेयर करता हूँ। तो मैं जब भी जीएस प्रिपेयर करता हूँ सबसे पहले वही 5 सब्जेक्ट करता हूँ जिसमें सिलेबस डिफाइंड रहता है। उसके बाद टाइम बचता है तो या फिर एक बार ओवरलुक दे देता हूँ सब में। लास्ट ईयर मेरा जीएस बहुत ही अच्छा गया था, 97 मार्क्स मेरे थे, 97 प्लस मार्क्स थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट ईयर ही, बिकॉज मेरा वो फर्स्ट टाइम फुल प्रिपरेशन वाला इवेंट अटेम्प्ट था। देन इस ईयर मेरा जीएस क्योंकि पेपर रिलेटिवली टफर साइड पे था, तो 67-70 के अराउंड में मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो एज ऑफ जब कंपेयर करना चाहते हैं कि सेफ स्कोर कितना होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 80 तो सबको टारगेट करना चाहिए। 80 to 90 इज अ सेफ स्कोर फॉर जीएस पेपर। एंड ऑब्जेक्टिव में अब सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव पेपर की जब बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर थोड़ा इजी था तो आई कुड इजीली स्कोर 170 180 इस तरह से लोगों के आ जा रहे थे। बट इस बार पेपर रिलेटिवली और टफर साइड था तो मेरे तो 140 के आसपास ही आ रहे थे, एंड देन 150 से ज़्यादा मैं कुछ ही लोगों का सुन पाया था इस बार। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है। बट अगर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि अगर सबको 200 टारगेट करना चाहिए तो टारगेट 200 होना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में ऐसा नहीं कि पेपर टफ हो तो सब 200 की तरफ अटेम्प्ट करते चल जाए, इस केस में नेगेटिव ज़्यादा हो जाए। तो बैलेंस वे में रख के अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को। एग्जैक्टली वो तो देखिए पॉइंट है ही है कि बेसिकली वहां पे पेपर का टफनेस का आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि हाउ टफ इट इज। बट एक अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो लगभग 225 के आसपास प्री का कट ऑफ होता है, बट वो 225 वाले का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट 240 245 इज ए वेरी सेफ स्कोर। ठीक है, तो अगर आप 80 नंबर यहाँ ला रहे हो तो वहां पे आपको ठीक है 160 के आसपास लाना पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है मेंस पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, इंटरव्यू पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, सो दैट यू फील सेफ। क्योंकि देखिए इंटरव्यू थोड़ा सा एक लक बाई चांस का भी गेम रहता है। जी सर। ठीक है, तो एक वो भी इश्यूज रहते हैं, तो यू हैव टू आल्सो मेक श्योर अबाउट इट कि मतलब कि क्या है। और मेंस में आपका क्या अप्रोच था? मेंस में कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? पिछले साल कितने आए थे? सर पिछले साल मेरे 355 मार्क्स थे, तो मैं पिछले साल 340 to 370 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज मेरा पेपर 1 मेरा उस टाइम रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैं अपना फुल अटेम्प्ट मतलब मेंस के लिए नहीं दे पाया था पिछले बार। उसी टाइम मेरी तुरंत जॉब लगी थी एचपीपीएल में, तो उस टाइम मैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। इस साल में मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि कैसे टाइम मैनेज करके चलना है, तो मैंने फुल पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे, टेस्ट सीरीज भी लगाए थे इस बार। तो मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा 380 to 400 आ जाएगा। पेपर 1 रिलेटिवली टफर था इस बार, तो पेपर 1 में मेरे 160 के आसपास मार्क्स थे एंड पेपर 2 में 220 के आसपास मार्क्स थे। तो लगभग आप 350 के आसपास पिछली बार एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस बार यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 400। जी सर। मार्क्स तो खैर अभी डिक्लेयर हुए नहीं है, तो सून विल बी गेटिंग द मार्क्स। एंड एक बार मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, यू also please share your marks in public domain with the students so that उन्हें एक बेहतर आइडिया लगे कि किस मार्क्स पे क्या रैंक मिल रही है। Sure. अब इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया था? सर इंटरव्यू के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स अच्छे से जो बनाए हुए थे मेंस के टाइम में, तो एक्चुअली मैं प्री के टाइम में नोट्स बना नहीं पाया था शॉर्ट नोट्स, मैं मेंस के टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स बनाया था, बिकॉज मेंस के टाइम में बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तो खासकर कि जो सब्जेक्ट्स थियोरेटिकल थे लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो ये सब के मैंने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए थे, उसको मैंने पूरे अच्छे से रिवाइज कर लिए थे सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स। देन उसके बाद पीवाईक्यूज की बुकलेट रहती है, तो मैंने उसको भी देख लिया था, और उसके बाद फिर अपने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, एंड देन अपना डैफ को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, और फिर आप लोगों के थ्रू जो सजेशंस मिले थे थ्रू विद द हेल्प इन द मॉक इंटरव्यू, तो मैंने उस पर ही वर्क किया था। ओके, गुड गुड। अब मेरा एक आपसे सवाल ये है कि जैसे अगले साल का आपको पता ही होगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 8 ठीक है जून को हो गया है, और लगभग मेंस एग्जाम में 60 दिन का गैप, राइट। तो अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम तक बहुत सारा समय है स्टूडेंट्स के पास, बट प्री और मेंस के बीच में जो समय का ड्यूरेशन है बहुत ही कम है। तो स्टूडेंट्स को साथ में मेंस लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कि मतलब व्हाट इज योर सजेशन?
सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम मेंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे इन बिटवीन प्री एंड मेंस, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है सिनेरियो। तो इसीलिए मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि जो लोग गेट भी देते हैं तो गेट के बाद 2 महीने तक एकदम अच्छे से अपना टाइम डिवोट करके प्री और मेंस के क्वेश्चन साथ में लगाते रहें। फिर जब एग्जाम क्लोज आ जाए, दो लास्ट के जब 2 महीने बचेंगे, तो उस टाइम जीएस पे भी साथ में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जीएस ज़्यादा पहले से पढ़ के फायदा नहीं होता है। जीएस ऐसा चीज़ है जो थोड़ा रिसेंट में रहे और जो तुरंत तुरंत याद रहते रहे, प्रैक्टिस पे चलते रहे। तो जीएस के लिए लास्ट के 2 मंथ इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी जो उसके पहले का टाइम बचता है उसमें प्री एंड मेंस को साथ में लेके चलना चाहिए। ये मेरा हिसाब से पर्सनल सजेशन है। गुड गुड गुड। नहीं मतलब बहुत मतलब आपने सही बात बोली है यहाँ पे, क्योंकि आखिरी के 2 महीने में मेंस प्रिपेयर करना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, और मेंस में कम से कम आपको ठीक है 400 नंबर टारगेट करने पड़ेंगे। जी दैट्स ए वेरी वैल्यूएबल सजेशन। नहीं आई ठीक है। और आप जॉब भी कर रहे थे राइट? जी सर। तो जॉब के साथ, क्योंकि कई बच्चे जॉब करते हुए भी अटेम्प्ट करते हैं, तो जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन मैनेज करें एक बार थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा डायलेमा रहता है उन स्टूडेंट्स के साथ जो जॉब करते हुए प्रिपरेशन करते हैं। यस सर, लाइक वो जॉब प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो मैं जब एचपीसीएल में था तो किसी तरह वहाँ से मतलब टाइम बहुत मुश्किल हो पाता था मैनेज करना। तो वहाँ पे 9 to 6 एकदम पैक्ड रहता था शेड्यूल डेली का, एंड 6 डे वर्किंग था। तो उसके बाद फिर टाइम 9 to 6 जब काम करते थे तो फिर थकान हो जाती थी। बट देन उसके बाद आपका पर्सनल चॉइस रहता है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। जिनके पास मोटिवेशन रहता है वो ज़रूर अपना स्टडी पे ध्यान देंगे। तो उसके बाद मैं टाइम निकाल करके किसी तरह 2 से 3 घंटे बैठ जाता था पढ़ने के लिए इन एनी केस। देन फिर संडेज को जो टाइम मिलते थे उसमें मैं टेस्ट की प्रैक्टिस करता था, एंड जो बचे हुए पोर्शन है उसको रिवाइज भी करता था। मेंस के टाइम थोड़ा मैं छुट्टी लेकर के भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। जब मैं एनएचआई में आ गया तो मैंने अपने टाइम को थोड़ा बैलेंस करना सीखा कि डेली कितना पढ़ना है। तो मैं डेली ट्राई करता था कि ऑफिस आवर्स के अलावा कम से कम 3 घंटे तो पढ़ लूँ। वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। फुल टाइम मतलब जब एग्जाम पास में हो तो पूरा टाइम ध्यान रहता था कि बस एग्जाम को ही टारगेट करना है। तो 6 7 8 9 घंटे तो आराम से डेली पढ़ाई हो जाती थी। एंड देन उसके अलावा फिर हर संडे संडे में जा करके मॉक टेस्ट लगा देता था मेंस के टाइम। नहीं दैट इज वेरी कमेंडेबल जॉब, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है कि आप मंडे टू फ्राइडे अपना घूमो फिरो ऐश करो और आप सैटरडे संडे हार्ड वर्क करो और निकल जाएगा एग्जाम। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कॉलेज गोइंग के साथ भी यही सेम स्टोरी होती है, मतलब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, और ये मोटिवेशन आपको कहीं एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिलेगा, ये विद इन मोटिवेशन ही आना चाहिए, और वही आपको आपका डेली का ड्राइविंग फोर्स रहेगा। दैट इज अ वेरी वेल सेड थॉट, और ये स्टूडेंट्स को यहाँ से पिकअप भी करना चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि भाई इस चीज को पिकअप करो, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आ गई, दैट कम्स फ्रॉम विद इन, और वही आपका ड्राइविंग फोर्स है जो आज दिख भी रहा है आपके सक्सेस में कि भाई 11वें रैंक पे आप आज बैठे हो, नौकरी करते वक्त एचपीसीएल में भी नौकरी कर रहे थे, तब बहुत क्लोज सेव रहा इंजीनियरिंग सर्विसेज का। अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंट हो गया कि आपका जो सर्टिफिकेट था वो कन्वर्ट नहीं हुआ। इस बार ठीक है, यू मेड इट एंड यू ठीक है ब्लास्टेड इट। ठीक है, आप इस बार आपने किया ही नहीं, आपने ठीक है झंडा फहरा दिया है सक्सेस का यहाँ पे। ठीक है, तो आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ठीक है, आप बहुत अच्छा करना। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाह रहे हो तो अगली बार रैंक बन लाओ। ठीक है, या फिर आपके कोई और भी गोल्स है वो भी देना चाह रहे हो तो आई विश वेरी वेरी गुड लक फ्रॉम एंटायर गेट वाला एंड फिजिक्स वाला फैमिली। श्योर, थैंक यू, वेलकम, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय बाय।